हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? एसएससी स्टेनोग्राफर का आज है आपका ये सेट नंबर 3, इसको हम लोग कराएंगे। पार्ट 1 इसका आज अपलोड हो जाएगा, यानी कि एक पार्ट इसका आज आ जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे 50 के आसपास, और नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग करेंगे कल मॉर्निंग में अपलोड, जैसे कि हर रोज़ होता है आपके साथ में। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि आज रात 10 बजे, कंटिन्यू नहीं, डेली नहीं, लेकिन आज रात 10 बजे आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी क्लोज टेस्ट की। यस, क्लोज टेस्ट को सोल्व करने की ट्रिक्स मैं बताऊंगा आज रात को 10 बजे। यस, उचित समय मिलने पर ये वीडियो अपने आप आपके पास आ जाएगी। आज 10 बजे देख लीजिएगा, एक बार तैयार रहेगा। उम्मीद है कि मैं अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते, समय की पाबंदी का खेल किसी को नहीं पता, इसलिए तो फिलहाल अभी जो हम लोग ये सेट कर रहे हैं, ये है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट नंबर 3 2018 का एक सेट है, और सोल्व करते हैं इसको। अब पहला क्वेश्चन है आपका नरेशन पे आधारित, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। कह रहा है कि करण सेड टू अस यू शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट सो एज टू रीच ऑन टाइम। यहाँ उसने लगाया शुड। देखिए, शुड का शुड ही रहेगा, शुड का चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप। यस, तो करण टोल्ड अस दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका अस, इसलिए इसका हो जाएगा वी। करण टोल्ड अस दैट वी, करण टोल्ड अस दैट वी, करण टोल्ड अस दैट, यानी कि सी रेस से बाहर, और करण टोल्ड अस दैट वी, ये ए बी और डी रेस में शामिल हुए। और वी के बाद में वुड पहले में है, दूसरे में हैड है इसलिए ये बाहर, तीसरे में शुड है इसलिए रेस में शामिल। याद रखिएगा, यहाँ पे शुड चाहिए के अर्थ में है, एज ए सब्जेक्ट ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा अपनी, तो यहाँ पे अच्छा हुआ कि आप इसको शुड ही रहने दें और वी के साथ में आप शुड लगाएं, यानी कि डी आंसर रहने दें। यस, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसका आंसर डी लगाएं। यस, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी बेस्ड। ये वोकेबलरी आपकी बीनीथ, जो कि है एक प्रपोजिशन। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। जब किसी चीज़ को आप किसी चीज़ के जस्ट बिल्कुल नीचे रखते हैं, उसके लिए लगाते हैं आप लोग बीनीथ। यस, ये 3 वर्ड होते हैं आपके जैसे नीचे के अर्थ में। मैं आपको तीनों बता दूं। एक आपका बीनीथ, दूसरा है आपका बिलो, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं कैमरे को, और तीसरा है आपका अंडर। बीनीथ का मतलब होता है बिल्कुल जस्ट टच करते हुए नीचे होना। अंडर का मतलब नीचे लेकिन टच करते हुए ना हो। बिलो का मतलब नीचे लेकिन ना टच करते हुए हो, ना उसकी सेम डायरेक्शन में हो। यस, ये तीनों चीज़ें याद रखें आप। ये बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है, आपके लिए काम आ सकती हैं, एग्जाम में आई है तो मैंने आपको बता दी। यस, इसलिए इन्हीं की जस्ट 3 भाई और भी हैं, वो हैं उल्टे, ऑन, अबव और ओवर। ऑन मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के जस्ट टच करते हुए ऊपर रखी हो, अबव ऊपर हो लेकिन टच करते हुए ना हो, जस्ट ऐसे समझ लीजिए, और ओवर मतलब ऊपर हो लेकिन उसके डायरेक्शन में हो, सेम, ओवर। यस, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़रा तीनों का एक एग्जाम्पल हो जाए सभी का ही। मैंने कहा आई पुट माई पेपर बीनीथ द बेड शीट। अक्सर बेड शीट के नीचे लोग सामान भर देते हैं अपना, वहाँ से ही लिया है। ही शी सेट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द ब्रिज, बिलो द ब्रिज। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताया तीनों प्रपोजिशन पर। पहले वाली पे, पहले में कह रहा है कि सॉरी, चादर के नीचे उसने पेपर रख दिए तो इसलिए बिल्कुल जस्ट टच करते हुए होंगे। पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में, लेकिन जस्ट नीचे नहीं होगा। और ब्रिज के नीचे बह रही है नदी, तो खाली ब्रिज के नीचे ही नहीं, सारी तरफ बह रही होगी, लेकिन है ब्रिज के नीचे ही, ये कह सकते हैं आप। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल, बाकी उनके तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ब्रिज मतलब नीचे। हमें यह बताना है एंटोनियम्स। तो यहाँ पे अच्छा होता अगर यहाँ ओन होता, लेकिन ऑन है नहीं, तो अब आप यहाँ पर अबव लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे, बिकॉज बाकी सभी प्रपोजिशन है। बिनाइड मतलब पीछे, बिसाइड मतलब
बगल में, अपोजिट मतलब सामने। और कमाल की बात, कल ही एक हमारे विमल मित्तल जी का जवाब था, सवाल था, एक कह रहे थे कि सर वोकेबलरी को बता दीजिए किस तरह हमें सेम मीनिंग हो तो कैसे पता लगाएं। देखिए ऊपर अगर दिया गया वर्ड प्रपोजिशन है तो आपको इसके लिए ऑप्शन भी प्रपोजिशन ही चुनना होगा। अगर यहाँ पे नीचे के लिए कुछ और वर्ड होता, जैसे डाउन होता या फिर कुछ और होता, तो उसको बाहर निकाल देते रेस से बाहर। प्रपोजिशन है तो इसका ऑप्शन भी प्रपोजिशन ही होगा, ये ध्यान रखें आप। अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसका ऑप्शन एडजेक्टिव होता, अगर ये एडवर्ब होता तो इसका ऑप्शन एडवर्ब होता, अगर ये वर्ब होती तो इसका ऑप्शन भी वर्ब होता, अगर ये नाउन होती तो इसका ऑप्शन भी नाउन होता। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें आप जब आप वोकेबलरी के क्वेश्चन कर रहे हो तब। अगला पोर्शन है आपका, आपको बताना है कि किस पार्ट में इसके ग्रामेटिकली एरर है। कह रहा है कि द स्टाफ ऑफ द डायरी। अब यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा द स्टाफ ऑफ द डायरी, डायरी यानी कि दूध वाली, द स्टाफ ऑफ द डायरी। यस, याद रखें मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रपोजिशन के बाद वाले एक पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते, इसे कट कर दीजिए, इसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। अब प्लूरल आए या सिंगुलर ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट पे। द स्टाफ ऑफ द डायरी वॉज फॉर्म दैट देर वॉज नो स्पेस इनसाइड फॉर मोर कटल एज देर वॉज ऑलरेडी 25 स्ट्रे एनिमल इनसाइड। यस, अब यहाँ पे द स्टाफ के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, डिपेंड करता है इसकी यूज़ पे। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ कि इसका यूज़ एज ए प्लूरल हो रहा है या एज ए सिंगुलर, तो यहाँ तो मैं वॉज ही लगाऊंगा साथ में इसके, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वॉज ही रहेगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे मुझे दिख रहा है यहाँ पे देयर वॉज नो स्पेस, नो स्पेस अनकाउंटेबल है, ये भी ठीक है। इनसाइड फॉर मोर कैटल एज देयर वॉज ऑलरेडी 2500 स्ट्रे एनिमल इनसाइड। अब देयर के बाद जो यहाँ पे वॉर लगाया उसने, वॉज कह रहा है कि देयर वॉज 2500 ऑलरेडी एनिमल्स, यानी कि 2500 एनिमल्स हैं, यानी कुल मिला के बाद इन शॉर्ट लिखिए आप। अब ये 2500 जो है प्लूरल है और इस प्लूरल के लिए आपको लगानी चाहिए थी प्लूरल वर्ब, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात, देयर के बाद जो आने वाली वर्ब है वो देयर के हिसाब से कभी नहीं आती, वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यस, इसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। बाद वाला सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। देयर यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोडक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यस, क्लियर है बात आपके लिए। जैसे कि आपने कहा देयर इज़ अ गर्ल और आपने कहा देयर आर 2 गर्ल्स, तो इन दोनों सेंटेंसों में अंतर देख रहे हैं आप। अगर ये देयर की वर्ब होती तो चेंज ना होती, जैसे कि आई के साथ आप एम लगाते हैं तो ये आई की वर्ब है। यस, आप आई के साथ इज़ नहीं लगा सकते, आप आई के साथ आर नहीं लगा सकते, ये चेंज हो जाएंगे। वरना ये देयर की वर्ब नहीं है, अगर देयर की वर्ब होती तो चेंज ना होती। ये अ गर्ल की वर्ब है और ये 2 गर्ल्स की वर्ब है। यस, इसीलिए यहाँ पे आपने आर लगाया। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि देयर वाला सेंटेंस आपका रिवर्सेबल है। क्या है आपका? रिवर्सेबल है। जैसे कि आपने कहा देयर इज़ अ गर्ल, आप इसे बना सकते हैं अ गर्ल इज़ देयर, ये भी इसका एक प्रोसीजर हो सकता है। रिवर्सेबल सेंटेंस है, जैसा मर्जी बना लीजिएगा। इसको पैसिव नहीं कह सकते, लेकिन आप कहीं आप इसको पैसिव कहना शुरू कर दें, ये पैसिव नहीं है। यस, समान सारा पूरा है, बस आपने इसको आगे पीछे किया, मीनिंग भी वही निकल रहा है। देयर इज़ अ गर्ल, वहाँ एक लड़की है, अ गर्ल इज़ देयर, एक लड़की वहाँ है, बात एक ही है। यस, ये था आपका देयर का पूरा प्रोसीजर, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, देयर वर ऑलरेडी 2500 स्ट्रे एनिमल इनसाइड। यस, मेरी बात समझ में आई आपको आराम से? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग इशू रहता है मेरा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ना है और लिखना भी है और समझाना भी है, मोबाइल क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, तो थोड़ा राइटिंग इशू रहता है। और कुछ राइटिंग मेरी ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छी है, तो इसलिए, लेकिन आप सिर्फ समझने पर ध्यान दें, इसलिए मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, आप समझने पर ध्यान दीजिएगा। मेरा ये अवगुण आप मुझे माफ़ कर दीजिए, इस अवगुण के लिए। राइटिंग मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी है। यस, अवार्ड मिले हैं मुझे खूब सारे स्कूल से, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी राइटिंग के लिए। चलिए फिर आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्लोथ टेस्ट। द सेफ्टी ऑफ द शीप्स एट सी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द अरेंजमेंट मेड इन द शीप्स देमसेल्फ, डेंजरस डैश एंड रॉक्स। अब यहाँ पे एंड के बाद जो वर्ड आया है, एंड के पहले भी उसी के अकॉर्डिंग वर्ड यहाँ पे आएगा। देखिए, रॉक्स बोलते हैं चट्टानों को। किसको बोलते हैं रॉक्स? चट्टानों को। और चट्टान होते हैं समुद्र के अंदर। यस, रॉक्स यानी कि चट्टान, और चट्टान होते हैं समुद्र के अंदर। तो अगला वर्ड भी यहाँ पे ऐसा ही आएगा जो समुद्र के अंदर हो। पहला वर्ड है कोस्ट।
यस कोस्ट बोलते हैं समुद्री किनारे को, उससे अगला वर्ड है बीचेस जो समुद्र के बाहर हिस्से होते हैं, पोर्ट यानी कि द्वीप वगैरह जहाँ पे बंदरगाह वगैरह सामान करता है, और उसके बाद हार्बर भी बंदरगाह की तरह ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका वर्ड आ जाएगा कोस्ट, COASTS कोस्ट। सो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डेंजरस कोस्ट एंड रॉक्स मे बी सीन इन द डैश बट दे आर मे बी सीन इन द डैश बट दे आर ए डैश थ्रेट टू सेफ डैश एट नाइट। यहाँ पे डे और नाइट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे मे बी सीन इन द डैश एंड नाइट, यानी कि बट आया तो विरोधाभास है। क्या है, बट आया तो विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, याद रखें आप, बट आता ही कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, अगर एंड आता तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन बट है तो समझो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के बाद वाला वर्ड क्या है आपका, नाइट, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से पहले वाला वर्ड रहेगा आपका डे। क्या रहेगा, डे, वो आपका सी ऑप्शन, डे टाइम, यानी कि फिफ्थ का हो जाएगा सी बिल्कुल क्लियरली। बट मे बी सीन इन द डे टाइम बट दे आर अ थ्रेट टू सेफ डैश एट नाइट। अब यहाँ आपको देखना है कि यहाँ क्या ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे रात में यात्रा करने के लिए हम लोग लगाएंगे नेविगेशन, क्योंकि नेविगेशन लगता है नौका चारण के लिए, ये अलग से होता है समुद्र के जहाज़ों के आगे लगे होते हैं जो दिशा सूचक का काम करते हैं, नेविगेशन। यस, इसके डिपार्टमेंट भी होते हैं अलग से ही नेटवर्क पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा इसके बारे में। नेविगेशन एट नाइट, लाइट हाउस आर देयर फॉर डैश एट सच प्लेसेस टू वार्न सेलर्स ऑफ द डैश। लाइट हाउसेस आर देयर फॉर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, आर देयर फॉर रेज्ड, रेज का मतलब होता है मैंने आपको बताया था दो वर्ड होते हैं आपके, एक तो राइज और एक रेज्ड। रेज, राइज की सेकंड फॉर्म में रोज और उसकी थर्ड फॉर्म में राइजन, और रेज की है रेज्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी रेज्ड रहेगी ये लगता है तब, ये अपने आप उठने के लिए है, सेल्फ के लिए, और ये डिपेंडेंट है, यानी कि जब कोई चीज़ उठाए तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऊपर उठा रहे हैं किसी चीज़ को, मैंने ये पेन यहाँ से उठाया तो ये रेज है, यस। और जब कोई चीज़ अपना आप ऊपर उठ रही है तो राइज है, जैसे कि सन के लिए लगा सकते हैं, मुद्रास्फीति के लिए लगा सकते हैं, इन्फ्लेशन के लिए। जब कोई चीज़ अपना आप उठ रही हो, गिर रही हो, हालांकि उठने के लिए ये खाली तो राइज लगाएंगे, कोई चीज़ उठाई जा रही हो तो रेज लगाएंगे। आपने झंडा हाथ में लेकर उठाया तो रेज है, नोट राइज है वो। यहाँ पे इस बात का भी अंतर रखें, तो रेज यहाँ पर हो सकता है कि उठा करके लगाए जाएँ। उसके बाद अगला वर्ड इस्टेब्लिश्ड, कोई बिल्डिंग नहीं है ये, इरेक्टेड, फाउंडेड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लाइट हाउस आर देयर फॉर रेज्ड एट सच प्लेसेस टू वार्न सेलर्स ऑफ द डैश, वार्न करा जाए सेलर्स को, किससे, डैश से, यानी कि डेंजर से, खतरों से। लाइट हाउस तभी तो लगाए जाएंगे ना, तो डेंजर, यानी कि ये कन्फर्म है कि 8 में सी आएगा। मॉडर्न लाइट हाउस आर पुट अप एट ऑल सच प्लेसेस, मुँह से निकला ही नहीं कुछ और, सच प्लेसेस नियर द कोर्स फॉलोड बाय डैश, फॉलोड बाय डैश। अब फॉलोड बाय किसके द्वारा, कौन घूम रहा है नाव में, यस फॉलोड बाय सेलर्स, बोट्स, शिप्स या कैप्टन, फॉलोड बाय कैप्टन्स। ऑन सम रॉकी कोस्ट सेवरल लाइट हाउस मे बी डैश 11 में देखें, पुट, बिल्ट, इस्टेब्लिश और सेट। मे बी बिल्ट, बी के बाद थर्ड फॉर्म, हालांकि सभी थर्ड फॉर्म है ये, यस लेकिन यहाँ पाएगा बिल्ट यानी कि बनाया जाना, नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, एंड इन ऑर्डर दैट द डैश ऑन अ शिप मैकेनिक्स, पैसेंजर्स, अटेंडेंट्स और सेलर्स। तो यहाँ आप लगा देंगे सेलर्स, क्योंकि शिप के अंदर बैठते हैं सेलर्स, पैसेंजर्स नहीं दैट द सेलर्स ऑन अ शिप में डैश वॉच, अंडरस्टैंड, सी, नो। तो यहाँ पे आप लगा देंगे नो, क्योंकि आगे आ रहा है विच, सेलर्स ऑन अ शिप में नो विच इज़, विच यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, लेकिन अगर डब्लू फैमिली खड़ी हो तो आप हमेशा नो का इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन में, यस। तो 13 में हो जाएगा आपका नो यानी कि डी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 14 सेंटेंस, आपको बताना है कि इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो कन्फर्म है कि इस सेंटेंस में गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ रही है। क्या आ रही है सेंटेंस में, दे विल कम इफ़ यू विल इन्वाइट दैम। सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब है, डबल मॉडल वर्ब आई है। इफ़ से पहले वाले पार्ट में भी मॉडल वर्ब है, इफ़ के बाद वाले पार्ट में भी मॉडल वर्ब है,
और मैंने आपको बताया कि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल वर्ब यानी कि डबल फ्यूचर, यस, डबल पास्ट, डबल प्रेजेंट, डबल इंटरोगेटिव, डबल नेगेटिव, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो सेम कैटेगरी की है डबल नहीं आ सकती, चाहे आप उसे हिंदी बोलते हुए इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कहा कि यहाँ थूकना मना नहीं है, मैंने कहा कि यहाँ थूकना मना नहीं है, तो क्या सेंटेंस ठीक है? जी नहीं, मैंने कहा यहाँ थूकना मना नहीं है, इसका मतलब थूको भाई, क्योंकि मैंने मना भी कह दिया और नहीं भी कह दिया, डबल नेगेटिव है। क्या है आपका सेंटेंस? डबल नेगेटिव। जब डबल नेगेटिव होगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये तो मैथमेटिक्स की भी टर्म है, माइनस माइनस, जी पता है आपको तो भाई, मैथ भी आती है, माइनस माइनस प्लस, ये मैथमेटिक्स की भी एक टर्म है, यस। तो यहाँ पर डबल फ्यूचर नहीं आएगा। अगर सेंटेंस कभी भी डबल फ्यूचर हो तो क्या करेंगे भाई? मेरे तो हाथ खड़े हैं, आप बताइए क्या करेंगे ऐसे में। मैंने आपको बताया एक रूल, सेंटेंस अगर डबल फ्यूचर हो तो याद रखें इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस। बच्चों माफ़ी मांग चुका हूँ मैं पहली राइटिंग के लिए अपनी, तो कभी आप मुझे साझा दो आज एक बढ़िया वाली। प्रोवाइडेड दैट, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, वेदर, बिफोर, आफ्टर, वैन। अब इनकी काउंटिंग कर लो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के कितने वर्ड है? 11 वर्ड हैं। काउंटिंग इसलिए करवाई जिससे कि आपको याद रहे। कल को जब आप लिखने बैठे तो आपके दिमाग, जब आप 9 लिख चुके हो तो आपके दिमाग गूंजता रहे, नहीं नहीं सर ने 11 बताया था यार, 2 हो रहे हैं, कौन से हैं वो 2, कौन से हैं वो 2, दिमाग खटखट करेगा, आपको याद आएंगे, डेफिनेट याद आएंगे। काउंटिंग से ही याद करेगा हर चीज़ को। जैसे कि WH फैमिली कितनी है? 8 W वाली हैं, 3 H वाली हैं, आपको याद रहेंगी। ये डबल मॉडल वर्ब का फॉर्मूले में कितनी वर्ड हैं? 11 वर्ड हैं, आपको याद रहेगा। ये काउंटिंग वाला फंक्शन मेरा बहुत ही फेबुलस है, मेरे तो खुद इसी तरह से याद रहता है, मैंने खुद इसलिए काउंटिंग करी। यस, सबसे बेस्ट तरीका, अगर कभी भी सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हो तो इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हमेशा गलत हो गया, इनके बाद मॉडल वर्ब नहीं आएगी। यानी कि इस सेंटेंस में इफ़ यू विल इनवाइट जो है ये गलत है आपका। अब यहाँ पे खाली आप लगाएंगे इफ़ यू इनवाइट दैम, क्योंकि इससे पहले सेंटेंस विल है। विल को मैं मानता हूँ प्रेजेंट, आपको पता ही है, मैं इसको प्रेजेंट में रखता हूँ और वुड को रखता हूँ पास्ट में, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है तो आगे भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इनवाइट से काम चल जाएगा ओनली, क्योंकि पीछे यू खड़ा हुआ है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इनवाइट्स करता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए बोर मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा बहुत मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे बोलते हैं सर समझा के कराया करो, चाहे भले वीडियो कितनी लंबी हो जाए, चाहे भले क्वेश्चन 20 कराओ, लेकिन समझा के कराओ। जिस खतरनाक तैयारी हो जानी चाहिए बिल्कुल। और सही बात भी है, मान लीजिए कर लिए हमने सारे सेट, रहता कुछ नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। द पीकॉक्स एट अप ऑल माई फ्लावर्स प्लांट्स इन द आफ्टरनून टुडे। इसका बनाना आपको पैसिव। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ दिख रहा है सेकेंड फॉर्म 8, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म 8। अब सेकेंड फॉर्म अगर 8 दिख रही है आपको तो आपको यहाँ पे फिर वॉज या वर भी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? वॉज या वर, यही रूल है। अगर सेकंड फॉर्म एक्टिव में तो पैसिव बनाते समय वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप। कितनों में है? पहले में है, लेकिन पहले में उसने आईएनजी लगा दी इसलिए रेस से बाहर। दूसरे में हैव बीन आ गया इसलिए रेस से बाहर। थर्ड में वर प्लस ईटन है, अभी रेस में शामिल है। फोर्थ में भी वर प्लस ईटन प्लस अप लगाया, हाँ रहेगा शामिल भाई, लेकिन सी बाहर हो जाएगा बिकॉज ईटन के बाद अप नहीं है वहाँ पे, सी बाहर। अब आपका सिर्फ डी देखते हैं। सेंटेंस बनेगा आपका द पीकॉक से, किससे बनेगा? द पीकॉक्स वर ईटन अप बाय ऑल माई फ्लावर प्लांट्स इन द आफ्टरनून टुडे। जी नहीं, टुडे को यहाँ आपको दैट डे में बदलना था, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पे ये सवाल नहीं हो पाया, क्योंकि जब इसका कोई आंसर है ही नहीं है ऑप्शन में तो मैं कैसे करता इसको? गलत मुझे नहीं करना आता भाई, तो इसका आंसर कोई भी नहीं ऑप्शन में। यहाँ पे लास्ट वाले सेंटेंस में डी वाले में अगर वो टुडे को दैट डे कर दे तो ये सेंटेंस ठीक हो सकता है। मैं इसको प्रिंटिंग की मिस्टेक मानता हूँ एमबी बुक की, और कुछ नहीं है बस ये एग्जाम में ऐसा नहीं रहा होगा। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे। द टीचर टोल्ड अस दैट वी ऑल वर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बट वर नॉट सिंसियर इन आवर वर्क। आपको बनाना है इसको करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट ये पहले से ही है, अगर ये इनडायरेक्ट है पहले से ही तो ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है पर वर, क्या दिख रहा है आपको? पर आपको वर, आपको बनाना होगा इसे इज एम आर। क्या बनाना होगा इसे आपको? इज एम आर। दूसरे पार्ट में भी आपको दिख रहा है वर, उसको भी बनाना होगा आपको इज एम आर। कितनों में है? पहले में नहीं है, पहला बाहर। सेकंड में आर है और बी पार्ट में भी इसके आर है। थर्ड में वर है, ये भी बाहर। डी में आर
और आर है, यानी कि सिर्फ अभी तक बी और डी रेस में शामिल है। ये 60 सेंटेंस में, सॉरी, बी और डी रेस में शामिल है। द टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, वी ऑल आर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बट आर नॉट सिंसियर इन आवर वर्क। द चिल्ड्रन सेड टू अस, यू ऑल आर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है अस, वी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी ही करेक्ट है, बी भी इसका रेस से बाहर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस 17 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। किस पार्ट में इसमें ग्रामेटिकली एरर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यस्टरडे द फार्मर इन हाथरस राउंडेड अप अबाउट 25 abandoning cows and bulls and took them to a dairy in a truck। अब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब आपको एंड दिख रहा होगा। देखिए कंजक्शन के बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये रूल नहीं आपको पीछे छोड़ेगा एंड बट और का। जो मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि भाई ये तो रूल पीछे छोड़ ही नहीं रहा है। तो उन्हीं रूल को रट लो ना यार, बार बार क्यों जरूरत पड़े आपको रूल्स रटने की। अच्छा, आप क्यों अच्छे टीचरों के नोट्स, मुझे पता है बुक्स लोगों सर्च मारते हैं बड़े बड़े सेंटर्स की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उनको पढ़ करके। मैं बता दूँ आपको, आप सिर्फ वो पढ़ें जो एग्ज़ाम में आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट बोल रहे हैं। आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस सोल्व कर रहे हैं, मैं अपने आप से तो कुछ पढ़ा नहीं रहा आपको। प्रैक्टिस सोल्व है, प्रैक्टिस सेट है, मैं इनको सोल्व करा रहा हूँ बस अपने अंदाज में। ये जो मेरा अंदाज है मैं इससे बाज नहीं आऊँगा, ये ध्यान रखें आप। मैं आपको रूल्स रटवा करूँगा, मैंने कसम खा रखी है आपको। मैंने अगर 100 में से 90+ नंबर ना लगवाए अंग्रेजी में तो ये जिम्मेदारी मेरी। बस आप हाथ बांध के मत बैठना, कहीं आपने वीडियो को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रखी हो। देखिए इतना जब मैंने करने की कसम खा ली है तो आप भी थोड़ी सी कसम खा लीजिए कि वीडियो को डायरेक्ट देखा करें। बस इतना सा काम करना आपको मेरा। वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखना है, वीडियो को डायरेक्ट देखना है, अपने 2 फ्रेंड्स को शेयर करना है। आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं उन सबसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतनी शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूँ तो इतना मेरा आप पे हक बनता है। अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको फ़ोन लेके खुद कर देता। यस, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझें, छोटा भाई समझें, कुछ भी समझ के आप इसको काम को करिए। एंड बट और के दोनों तरफ यहाँ सेम रहेगा। एंड के बाद वाले पार्ट में लगाई उसने सेकंड फॉर्म टुक। अब एंड के पहले लगाया उसने अबैंडनिंग, ABANDONING, ये है आपके ING फॉर्म। अब ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस आपका रॉन्ग है। कौन सा पार्ट गलत है? यही गलत है भाई, क्योंकि सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है। भाई कहाँ हैं आप? यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो, ये सब अगर वर्ड हो तो कैसे बनता है सेंटेंस आपका? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप टुक तो सही है, लेकिन आपको इसे अबैंडनिंग को अबैंडन्ड बनाना होगा, सेकंड फॉर्म बनानी होगी इसको आपको। हालांकि आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता दूं आपको, एग्जाम में जाकर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एरर निकालनी सीखनी है, बस बात खत्म। आप ये सीख जाइए मेरे साथ, और कुछ नहीं है। यस, वो बड़ा एक अच्छी बात याद आ रही है, लेकिन सोच रहा हूँ बताऊँ ना बताऊँ। वो किसी ने कहा ना कुछ नहीं रखा इन बातों में और खुरप आ जाने हाथों में। तो याद रखें भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ एरर निकालनी सीखनी है, गलती निकालनी, कुछ नहीं करना। आपको एरर ठीक भी नहीं करके आने एग्जाम में, वो सीख लीजिए आप। इसका बी पार्ट एरर है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हेन वी रीच द बीच द फिशरमैन वर ऑफ लोडिंग द फिश। व्हेन वी रीच्ड द बीच, रीच्ड यानी कि सेकंड फॉर्म। क्या है आपकी? ये सेकंड फॉर्म है। 18 सेंटेंस देखिए, क्या है आपकी? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। यस, उसके बाद अगला लगाया उसने वॉज वर्ब प्लस ING, वॉज वर्ब प्लस ING। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को पैसिव बनाने बैठूँ तो यहाँ पे आना चाहिए वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आना चाहिए वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। चलो चलते हैं। पहले सेंटेंस को अगर मैं देखूँ तो व्हेन वी रीच द बीच द फिश वर बीइंग ऑफलोडेड बाय द फिशरमैन। हो सकता है व्हेन वी रीच द बीच द फिशमैन हैव बीन, रेस से बाहर। व्हेन वी रीच द बीच द फिशरमैन वर बीइंग, जी नहीं, फिशरमैन नहीं, सब्जेक्ट जो बन जाएगा द फिश बन जाएगा, सी भी बाहर। व्हेन वी रीच द बीच द फिश वर ऑफलोडिंग, यहाँ पे बीइंग नहीं आया, डी भी बाहर। इसका ऑप्शन अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा ए, क्योंकि उसने इसको ना बनाकर सिर्फ इस पार्ट को बनाया आप ऐसे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। 18 का आंसर है आपका ए। चलते हैं 19 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है इसका अंडरलाइन वर्ड का जो इडियम है इसका क्या मतलब है। CI2I, CI2I मतलब सहमत होना। क्या होना? किसी से सहमत होना, एग्री होना। डिस्कस, थिंक विद ईच अदर, वांट टू सी ईच अदर, एग्री विद ईच अदर। यस, सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तरु आस्क मी व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मॉल यस्टरडे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म। यस, आपको दिखना चाहिए सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिकॉज आप डायरेक्ट इंटर बना रहे हैं।
यस्टरडे दिख रहा है आपको, द प्रीवियस डे दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? प्रीवियस डे दिखना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस में कितनों में है। सेंटेंस जुड़ेगा डब्ल्यू फैमिली से ही, पहला जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, फोर्थ जुड़ा। फोर्थ को बाहर निकाल दीजिए डी में, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, ना कि हैड, इसलिए डी आपका रेस से बाहर। सी में आई वॉज बाइंग लगा दिया, इसलिए ये रेस से बाहर। बी में भी डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद उसने डिड लगा दिया, इसलिए रेस से बाहर, बी भी रेस से बाहर। अब बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मैं तो बताऊंगा इसका आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर आपका 21। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी वॉज एंग्री। 21 देखिए, शी वॉज एंग्री एंड क्लोज द डोर विद अ डैश, विद अ डैश, विद अ बैंग, धमाके या जोर की आवाज़ के साथ में, विद अ क्रैश मतलब आवाज़ टूटने की आवाज़ से, विद अ क्रीक चरमराने की आवाज़, और विद अ थर्ड किसी वस्तु के ज़मीन पर गिरने की आवाज़। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, विद अ बैंग। चलिए सेंटेंस नंबर 22 आपका एक वर्ड आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। वर्ड आपका वर्बोस। वर्बोस मतलब जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट कोई व्यक्ति। तो ब्रीफ संक्षेप में, टॉकेटिव बातूनी, पॉलिश चमकदार, वर्डी यानी कि शब्दों को यूज़ करने वाला। जिसका आंसर हो जाएगा ब्रीफ, संक्षेप में बताना। क्या बताना? संक्षेप में, यानी कि इन शॉर्ट। पहला इसका आंसर हो जाए, बिकॉज आपको बताना है अपोजिट। आपको बताना है कि ब्रैकेट पार्ट में क्या गलती है और ये कैसे ठीक हो सकता है। देखिए ब्रैकेट पार्ट में क्या गलती है ये तो अब आप भी बता सकते हैं, क्या सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली। देखिए उसने कहा कि ही शुड नॉट हैव कैरी। याद करो जरा, कुछ याद करो अपना पवन पुत्र बालपन। मैंने आपको बताया कि ये एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है, लेकिन हैव की फैमिली के साथ हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि नहीं है। कैरी की जगह यहाँ होना चाहिए था कैरिड। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? कैरिड। तो ये है आपका सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट में ही, इसका 23 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे भैया। शी प्लेज अ प्रॉब्लम पढ़ लिया गलती से, प्रोक्लीन वेज विद अ जेंटल मैनर ऑन द विंडो सिल। 24 यहाँ पे गौर कीजिए, इन सेंटेंस में इन अ जेंटल मैनर कहा है उसने, विद अ जेंटल मैनर यहाँ पे होना चाहिए था इन अ जेंटल मैनर या फिर इन अ जेंटल स्टाइल 24 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। या फिर आप अच्छा होगा कि विद अ जेंटल मैनर की जगह हटाइए दे उठा करके, विद अ जेंटल मैनर पूरा हटा दें और आप इसकी जगह लगा दें जेंटली। क्या लगा दें? जेंटली। पूरा हटा करके लगा दीजिए जेंटली। बस इससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं। यस, क्योंकि सी में भी उसने स्टाइल कर दिया मैनर की जगह, तो मैं दो मिस्टेक एक सेंटेंस में नहीं ठीक कर सकता। इन तो मैंने कर ही दिया जेंटल, हाँ विद को हटा करके, फिर मैं कैसे मैनर को हटा कर स्टाइल करूँ, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ इसका ऑप्शन लगा दें 24 का, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगला है आपका वोकेबलरी। स्क्वालिड गंदा, बहुत ही गंदा किसी का होना। आपको बताना है एंटोनियम्स। फिल्थी माने गंदा, साइलेंट मतलब शांत, क्लीन माने साफ, इन्फेस्टेड भी नहीं होने से आंसर हो जाएगा सी क्लीन। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट का सेंटेंस। द बॉय आस्क हिज मदर इफ देयर वॉज एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। इफ देयर वॉज लगाया, आपको ढूंढना है इज एम आर। क्या ढूंढना है आपको? इज एम आर। यस, सेंटेंस आपका है इफ से स्टार्ट, इसका मतलब स्टार्ट होगा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। द बॉय आस्क हिज मदर इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। 26 सॉरी, पहला लग रहा है सही लेकिन दूसरा गलत है, इजंट है, जबकि ऊपर सेंटेंस में इजंट नहीं है। थर्ड में वॉज लगाया, रेस से बाहर। फोर्थ में द मदर आस्क द बॉय इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। इज देयर एनी केक लेफ्ट इन द फ्रिज। क्या गलती है दोनों में? ठीक तो है। अच्छा सॉरी, सेंटेंस द मदर आस्क द बॉय, यहाँ पे रूप चेंज कर दिया शुरू का उन्होंने, जबकि द बॉय आस्क द मदर होएगा, यानी कि इसके अंदर ए हो जाएगा। हिज चांसेस ऑफ विनिंग बोथ द रेसेस सीम्स लाइट टू मी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। जी मुझे लगा था ये वन वर्ड आ गया, तो आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। कह रहा है कि हिज चांसेस ऑफ विनिंग बोथ द रेसेस सीम्स लाइट टू मी। देखो ध्यान से यहाँ पे उसने कहा, यहाँ गौर से देखना सेंटेंस को मेरे साथ ही। हिज चांसेस दिख रहा है ना? यस। ऑफ विनिंग द रेसेस दिख रहा है, ऑफ विनिंग
ऑफ दिख रहा है तो आपको ये भी दिख रहा होगा ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वाले को हम कुछ नहीं मानते। बोथ द रेसेस, बोथ दो के लिए लगता है, यस। अब आप क्या इसके लिए सीम्स लगाएंगे, डबल एस एस लगाएंगे, या फिर इसके हिसाब से डबल एस एस लगाएंगे? आप नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में एस या ई एस हो, यानी कि कुल मिला के मैंने बताया कि अगर नाउन में एस या ई एस हो तो वर्ब में एस या एस नहीं आएगा, और अगर नाउन में एस या ई एस ना हो तो वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा। इसके लिए बड़ा प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ, लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल लूँगा। इविल आइज गो टू हेल, इविल आइज गो टू हेल और इविल आई गोज टू हेल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी फिलहाल। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river and carts, trucks and men, women and children were crossing it. The mule-drawn carts staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it. All the passengers plodded along in the ankle-deep dust, but the old man sat there without moving. He was too tired to go any further. It was my business to cross the bridge, explore the bridge head beyond, and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. Where do you come from? I asked him. From San Carlos, he said and smiled. That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it, and he smiled. I was taking care of animals, he explained. Oh, I said, not quite understanding. Yes, he said. I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. He did not look like a shepherd, not a hard man, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacle and said, what animals were there? Were they? And various animals, he said and shook his head. I had to leave them. I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta, wondering how long now it would be before we would see the enemy. What animals were they? I asked. There were 3 animals altogether, he explained. There was 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. And you had to leave them? I asked. Just because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery. And you have no family? I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. No, he said, only the animals. I settled. The cat, of course, will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others. What politics have you? I asked. I am without politics. He said, I am 76 years old. I have come 12 kilometers now, and I think now I can go further. No further. This is not a good place to stop, I said. If you can make it. There are trucks up the road where it works for Tortosa. I will wait a while, he said, and then I will go. Where do the trucks go? Towards Barcelona, I told him. चलिए, मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ा पैराग्राफ को। सेंटेंस पढ़ते हैं कि वेयर वॉज द ओल्ड मैन कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आया था? सेंट कॉर्लोस से। इसका जिक्र सेंटेंस में बहुत आराम से होगा, पता चल गया होगा। व्हाट वॉज नरेटर्स ड्यूटी, नरेटर्स की ड्यूटी क्या थी? नरेटर्स की ड्यूटी क्या थी? ऑप्शन देखिए। टू फाइंड आउट हाउ क्लोज टू ब्राइट ब्रिज हैड द एनिमी हैड एडवांस, यानी कितनी नज़दीक तक दुश्मन बढ़ चुका है, ये इसकी ड्यूटी थी। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। ऑफ द एनिमल दैट द ओल्ड मैन हैड लेफ्ट बिहाइंड हु वुड टेक केयर ऑफ इट सेल्फ दैम सेल्फ, ये यहीं पे देखें अगर आप पैरे में, तो इसी पैरे में जिक्र हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पैरा देखें, कैट के बारे में जिक्र हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ, यानी कि कैट इसका आंसर हो जाएगा। 31 द ओल्ड मैन sat by the side of the road because he was tired, he wanted to survey the scene, he was waiting for the truck, he was too tired to walk further, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। द ओल्ड मैन वॉज वरिड अबाउट, क्यों था वो दुखी ओल्ड मैन? देखिए फटाफट से पढ़िए। बिकॉज द सेफ्टी ऑफ हिज एनिमल, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33 पे। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट इट कैरिड ओनली 20 लाइफ बोट। चलिए, द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट, यहाँ पर उसने इस्तेमाल करा एज
सेफ दैट का, जबकि ये कोई रूल नहीं है, रूल है सो दैट का। किसका रूल है आपका? सो दैट का। तो यहाँ पर हो जाएगा सो मच सेफ दैट या फिर सो सेफ दैट। 33 का डी आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द ट्रॉफी माइट बी वन बाय अस। उसने इस्तेमाल करा माइट बी का, यानी कि उसने पहले ही इसको पैसिव बनाया हुआ, माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपको बनाना होगा माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म। कितनों में है? द ट्रॉफी माइट विन अस, ही वुड विन द ट्रॉफी, वी माइट विन द ट्रॉफी, क्योंकि अस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन चुका होगा और इसका बन चुका होगा वी, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। गिवन द बिलो आर 4 सेंटेंसेस, 3 ऑफ विच आर जम्बल। इनमें से 3 हैं आपके जम्बल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मोनार्क बटरफ्लाइज आर इम्पोर्टेंट pollinators, but their global population is falling. Scientists think that habitat loss and pesticides probably cause this. There was an 86% fall in the number of butterflies that they saw in California. An organization found that there were very few monarch butterflies visiting during this 2018 winter. देखिए, ऑप्शन में अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में ए के बाद बी की ही रिक्वायरमेंट है। यस, ए के बाद बी की रिक्वायरमेंट है और ए के बाद बी सिर्फ सी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह का सेंटेंस है 36। इसको देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है कि देयर वॉज अ सेरेमनी इन विच साउथ एंड नॉर्थ कोरियन रोड्स एंड रेलवेज वर कनेक्टेड। ये तो पहला हिस्सा हो गया। अब चलते हैं आगे। South Korea believes that this shows that the countries are willing to work together on rail and road modernization. The event was symbolic, but it is another step towards peace. ये थी आपकी एक इवेंट। क्या थी आपकी? सेरेमनी के लिए इस्तेमाल किया उसने इवेंट का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए के बाद सी। ए के बाद सी जो कि 2 में है, ए में भी है और डी में भी है, ए के बाद सी। अब चलते हैं आगे। साउथ कोरिया सेड दैट कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन वाइल नॉर्थ कोरिया इज क्लोजली वॉच। जी नहीं, पहले बी की बात हुई है। साउथ कोरिया बिलीव दैट दिस शोज दैट द कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर ऑन रेल एंड रोड मॉडर्नाइजेशन। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, यानी कि ए के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है कि ब्रैकेट पार्ट सेंटेंस ठीक है या नहीं। 37 सेंटेंस कह रहा है कि वी सॉ सम फार्मर टू टिलिंग देयर फील्ड। वी सॉ सम फार्मर टू टिलिंग देयर फील्ड्स। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, ये 2 वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले भी बताया मैंने कई बार। एक तो वर्ड होता है सी, दूसरा होता है वॉच। अगर सी के बाद हमें कभी कोई वर्ब लगानी हो तो वो हमेशा आती है जीरेड फॉर्म में, और वॉच के बाद हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म में। मैंने कहा आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, अ डांसिंग डॉल, आई वॉच्ड अ डांस डॉल। तो यहाँ पे यस, सी के बाद आईएनजी फॉर्म, वॉच के बाद फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखें हमेशा। तो यहाँ पे सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आना चाहिए थी टिलिंग, तो इसका आंसर सिर्फ बी हो सकता है और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं 38 पे। काव्या सेड टू हर मदर प्लीज़ लेट मी वियर योर, एक मिनट, ग्रीन सिल्क साड़ी टुडे। सेंटेंस में आया है प्लीज़, तो आपको सबसे पहले ढूंढना होगा रिक्वेस्टेड। क्या ढूंढना होगा आपको? रिक्वेस्टेड। कितनों में है? पहले में, हालांकि रिक्वेस्टेड किसी में भी नहीं है, ओह सॉरी डी में है। यस, काव्या रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट मी वियर हर ग्रीन साड़ी दैट डे। काव्या एंटर्ड हर मदर टू लेट हर वेयर हर ग्रीन साड़ी, सिल्क साड़ी दैट डे। टू लेट मी वियर, यहाँ मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट काव्या, काव्या के लिए यहाँ पर हर हो जाना चाहिए जो कि पहले में है। दूसरे में दूसरा रिश्ते बाहर दैट से जुड़ा है, तीसरा रिश्ते बाहर इफ से जुड़ा है। काव्या रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट मी, यहाँ पे सिर्फ मी की वजह सेंटेंस ही बाहर हुआ है इससे, बाकी इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इसका ऑप्शन डी लगा सकता था अगर यहाँ पे मी को वो हर कर लेता तो, इसलिए फ़िलहाल अभी मैं इसका आंसर डी नहीं लगाऊंगा। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए। यस, चलते हैं 39 पे। इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विद डैश। सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विद डैश। 29। अब सेल्फ स्टीम की यहाँ जरूरत नहीं है, आत्मसम्मान।
अश्योरेंस सॉरी इंश्योरेंस तो बीमा वगैरह, एश्योरेंस आश्वासन और कॉन्फिडेंस तो आपको पता ही है। इन द इंटरव्यू सी आंसर ऑल द क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस। 30 नहीं 40 देखिए, कह रहा है कि marijuana is gaining popularity around the world and Thailand became the first Southeast Asian country to legalize it. Beginning with the new year, people will be able to use it as a medicine or study it. कोई जिक्र नहीं हुआ इसका. However, they will be able to carry certain amounts of the drugs. ये भी जिक्र नहीं है. According to the new law, the production, import, export, possession and use of marijuana product will be legal for medical purpose. चलिए यहाँ अच्छा होगा कि आप ए के बाद सीधा डी लगाए. क्यों? क्योंकि मैरिजुआना का जिक्र जो ऊपर हुआ है वही सीधा डायरेक्ट डी में हुआ है. यस, तो इसका आंसर ए डी होगा. ए डी कितनों में है? सिर्फ सी में है. इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट. नेक्स्ट आपका वोकेबलरी बेस 41 कह रहा है कि एक्सपेंडेबल वर्ड है आपका एक्सपेंडेबल, जिसे बढ़ाया जा सके. एक्सपेंड से बना है, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, जिसे बढ़ाया जा सके. बताना है आपको सिनोनिम. फ्लेक्सिबल लचकदार, रेजिस्टेंट रोकना, रिजिड का मतलब होता है सख्त, स्ट्रेट सीधा. तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसका आंसर हो जाना चाहिए फ्लेक्सिबल, और कोई इसका ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है. नेक्स्ट है डैश कैन प्रूव फेटल वैन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी. टायर्डनेस, नर्वसनेस, नेग्लिजेंस और डिस्टर्बेंस. यहाँ पे अच्छा होगा कि अब इसका आंसर लगाएं नेग्लिजेंस, क्योंकि लापरवाही से ही यहाँ पे फैलेगी कोई भी चीज़. नेग्लिजेंस कैन प्रूव फेटल व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी. अगर आपकी लापरवाही होगी तो ही घातक चीज़ें जो हैं जटिल होती चली जाएंगी. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स ऑफ द गिवन सेंटेंस. यहाँ पे है एक इडियम बड़ा प्यारा, पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक कितना इजी काम है ना, और कितना अच्छा लगता है जब बर्थडे हो आपका और आपको केक का पीस करना है. यानी कि बहुत इजी कार्य है. इस इडियम का मतलब हो गया क्या? इजी कार्य, आसान कार्य. आपको ढूंढने इसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से इसके फिट बैठ सकते हैं. आउट ऑफ हर रीच, बियॉन्ड हर कैपेसिटी, वेरी इंजॉयबल, वेरी इजी. इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाइड द सेगमेंट. आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है. और नेवर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फुल वॉल्यूम, एट फुल वॉल्यूम. मैंने गलत पढ़ लिया. यहाँ पे सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि ओवर नेवर, उसने कहा ओवर नेवर, NEIGHBOUR. नेबर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ पे. तो यहाँ पे स्विच की जगह अच्छा होगा कि आप स्विचेस कर दें, सिंगुलर वर्ब कर दें इसको. स्विच ऑन यानी कि इसका सी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग. स्विच की जगह स्विच ऑन होना चाहिए था. नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड होम डिनर वॉज बीइंग सर्व. जब मैं घर पहुँचा तो डिनर सर्व किया जा चुका था. यस, आगे देखें. स्टिल टॉकिंग ही ओपन द मैच बॉक्स एंड अ वेरी अनॉयड स्कॉर्पियन केम आउट ऑफ द बॉक्स. हैविंग फिनिश हिज मील माई ब्रदर लैरी ब्रॉट सिगरेट एंड इन ऑर्डर टू लाइट वन picked up the matchbox from the shelf. I placed the matchbox with the scorpion it in on a shelf in the dining room and joined the family. अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस पे ध्यान से गौर करें आप. यहाँ पे सेंटेंस में खाना खाने की बात हो रही है. खाना खाने के तुरंत बाद when I reached home dinner was being served. I placed the matchbox. यहाँ पे still talking the he opened the matchbox. Having finished, देखिए सी है पहले यहाँ पे. खाना खाने के बाद क्या लाया वो? सिगरेट लाया. क्या लाया वो खाना खाने के बाद में? सिगरेट. फिर सिगरेट को उसने जलाने की सोची. यानी कि सी और बी इकट्ठा आएगा, ध्यान रखें आप. सी और बी कितनों में इकट्ठा है? वो आपका सी में है और डी में है. अब इसका आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा. व्हेन आई रीच्ड होम डिनर वॉज बीइंग सर्व्ड. आई प्लेस द मैच बॉक्स विद द स्कॉर्पियन इन इट ऑन अ शेल्फ इन द डाइनिंग रूम एंड जॉइन द फैमिली. देखिए यहाँ पे ए के बाद डी लगाइए, उसके बाद सी और बी इकट्ठा आ जाएगा. ADCB, फिर उसके बाद बाकी जो भी रहेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट. आइडेंटिफाई द सेगमेंट. आपको बताना है किस पार्ट में एरर है. यू कुड फाइंड जो आवर हाउस इजिली. देखिए सेंटेंस में उसने कहा यू कुड फाइंड आवर हाउस. अभी फिलहाल मुझे जरूरत है आगे पढ़ने की, क्योंकि सेंटेंस है क्वेश्चन टैग पर आधारित. क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. अगर अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव. अच्छा होगा आप इसको बनाएं कुडंट यू. लेकिन यार दुख की बात तो ये है कि यहाँ कुडंट यू ऑप्शन में है ही नहीं.
किसी भी ऑप्शन में यहाँ कुडंट यू का इस्तेमाल उसने नहीं किया। अब आपकी मजबूरी है कि आप कुड को सेकंड फॉर्म मानते हुए कैन की, किसकी, कैन की सेकंड फॉर्म मानते हुए आप इसे डिडंट यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिडंट यू। तो ऑप्शन में डिडंट यू पहले ही दे रखा था उसने आपको, लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है यहाँ पे, नहीं यार, ये आपको बताना था एरर किस पार्ट में है। सॉरी मैं गलत लेगा सेंटेंस को, मुझे लगा कि इसको इंप्रूव करना है और यहाँ पे इसकी जगह कुछ हमें यूज़ करना है, डिडंट यू की जगह कुडंट यू होना चाहिए था। मैं गलत ले गया सेंटेंस को, मुझे लगा कि ये इस पार्ट को मैं ठीक करना है, इसकी जगह बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। अब मैं उसी ऑप्शन पर चलता चला गया, मुझे ऑप्शन दिखा नहीं कोई, तो फिर मैंने मजबूरी का नाम महात्मा गांधी डिडंट लगाया। देखिए आप भी ऐसा कर सकते थे, बिकॉज कुड सेकंड फॉर्म भी है कैन की, ये आप भी कर सकते थे। जब मजबूरी होगी तो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुडंट यू होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डिडंट यू पार्ट गलत है। यानी कि कुल मिला के बात यह है, आई वॉज डैश वैन माई कज़न फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी। आई वॉज डैश देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखे उसने हमें, वोकेबलरी बेस्ड है और कुछ सेंटेंस में ग्रामेटिकली रूप यही है इसके अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन है बेनिफिटेड, चार्म, डिलाइटेड और सेटिस्फाइड। आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हुआ। वैन माई कज़न फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी, यस, कॉल्ड ऑन एक फ्रेज वर्ब आपका, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा है। कॉल ऑन का मतलब होता है आके मिलना, आकर मिलना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिलाइटेड यानी कि सी। 48 आपको बताना है इसका पैसिव एक्टिव फॉर्म, ये पहले से आपका पैसिव बना हुआ है, आपको दिख रहा है हैज़ बीन, आपको उसको बनाना है एक्टिव, तो आपको लगाना होगा सिर्फ हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, सिर्फ पहला, इसका आंसर हो जाएगा ए, 48 का ए। 49 आपका वोकेबलरी में वर्ड है सबमिसिव, आज्ञा मानने वाला, आपको बताना है एंटोनियम्स, ये हो जाएगा स्टबबर्न, जिद्दी। 49 का आंसर हो जाना चाहिए स्टबबर्न, जिद्दी, और कुछ इसका ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। आपको बनाना है एक्टिव, आफ्टर द फूड वॉज ईटन द डिशेज वर वॉश्ड बाय अस। एक पार्ट इसका पहले से ही बना हुआ है पैसिव, एक पार्ट इसका है एक्टिव। सेंटेंस नंबर 50, आफ्टर वी एट द फूड, अच्छा दोनों ही पैसिव, माफ़ी चाहूँगा, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, दोनों पार्ट पैसिव है। सो यहाँ पे वॉज प्लस ईटन है, तो आपको बनाना होगा सेकंड फॉर्म। अगले में भी वर प्लस वॉज है, उसको बनाना होगा सेकंड फॉर्म। आफ्टर वी एट फूड वी वॉज द डिशेज, इसका आंसर पहला ही ठीक हो जाएगा और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि दूसरे में वर बीइंग, वर ईटिंग है, तीसरे में आर ईटिंग है और अगले में हैड वॉश्ड है। 51 दे वेंट फॉर अ भील विलेज फॉर अ डे विजिट, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। सिर्फ एरर वाला पार्ट ढूंढना है, बाकी आपको इसमें एरर ठीक नहीं करनी है। देखिए सेंटेंस में, दे वेंट फॉर अ भील विलेज फॉर अ डे विजिट, दे वेंट टू अ भील विलेज, वेंट के साथ यहाँ पे उसने लगाया फॉर, आपको इस फॉर की जगह लगाना होगा टू, द वेंट टू अ भील विलेज फॉर अ डे विजिट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म, आपको बताना है इसका इंडायरेक्ट क्या होगा। माई मदर सेड टू मी यू आर लेट अगेन, यू आर दिख रहा है तो आपको बनाना होगा वर, क्या बनाना होगा इसका वर। वर कितनों में है फटाफट से चेक कर लीजिएगा, पहले में आर है इसलिए बाहर, सॉरी जी, दूसरे में वॉज है, तीसरे में एम है और थर्ड में डी में वर है, ये भी हो सकता है ठीक, लेकिन यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका मी का हो जाएगा आई, आई के साथ यहाँ पे वॉज आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। चलते 53 पे, आपको बनाना है इसका एक्टिव, ही वॉज गिवन सम मनी बाय हिज मदर ब्रदर, आपको लगाया उसने वॉज प्लस गिवन यानी कि थर्ड फॉर्म, आपको लगाना होगा सेकंड फॉर्म, क्या लगाना होगा, सेंटेंस बनेगा हिज ब्रदर से, किससे बनेगा, हिज ब्रदर से, हिज ब्रदर हैज़ गिवन लगाया पहले में इसलिए ये रेस से बाहर हुआ, सेकंड में गेव है, थर्ड में ही लगाया इसलिए बाहर और फोर्थ में गिव्स लगाया इसलिए बाहर, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी है आपका द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको एक इडियम दिया गया है, आपको उसका मीनिंग बताना है कि उसका मीनिंग क्या होगा। क्वेश्चन है द चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन लर्न द रोप्स एट एन अर्ली एज, यानी कि किसी चीज़ की यानी किसी बिजनेस की बेसिक बातों को सीखना, बेसिक बातों को सीखना। ऑप्शन है लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, लर्न टू क्लाइंब द रॉक्स यूजिंग रोप्स, लर्न टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल और लर्न टू वॉक ऑन द रोप, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करें, आई विश यू डोंट क्वारल सो मच विद योर सिस्टर, यहाँ अगर आप गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि विश के साथ में, विश के साथ आप या तो लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म,
या फिर आप लगाइए वुडंट क्वारल। क्या लगाइए आप यहाँ पे? वुडंट क्वारल, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई विश यू वुडंट क्वारल सो मच विद योर सिस्टर। नेक्स्ट है आपको बनाना का पैसिव। आवर कैट वॉज टीजिंग द डॉग नेक्स्ट डोर। देखिए इसको मैं करा रहा हूँ आपको कैमरे से ही। सेंटेंस में इस्तेमाल करा उसने, आवर कैट वॉज टीजिंग द डॉग नेक्स्ट डोर, यानी कि उसने इस्तेमाल किया वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का उसने इस्तेमाल किया है। आपको लगाना होगा यहाँ पे हैड बीन या सॉरी वॉज बीइंग प्लस आईएनजी, वो डायरेक्ट इंटू आएगा। मैं अगर एक्टिव सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी हो तो पैसिव बनाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वॉज वर्ब रहेगा ही रहेगा, आपको लगाना होगा बीइंग, यस एक्स्ट्रा के तौर पर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डॉग नेक्स्ट डोर वॉज टीजिंग और कैट, यहाँ पे वॉज टीजिंग नहीं होगा। द डॉग नेक्स्ट डोर हैज़ बीन, ये नहीं। सी द डॉग नेक्स्ट डोर वॉज बीइंग टीज्ड बाय आवर, बिल्कुल। और कैट, ये कैट सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस शुरू होगा द डॉग से, और द डॉग से सेंटेंस आपका सिर्फ सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते नेक्स्ट सेंटेंस। कह रहा है कि द वॉचमैन डिड नॉट हियर द थीव्स टू एंटर द बिल्डिंग। 57 सेंटेंस। आपको बताना है कि ब्रैकेट पार्ट में क्या मिस्टेक है। द वॉचमैन डिड नॉट हियर द थीव्स टू एंटर द बिल्डिंग। टू एंटर द बिल्डिंग, यहाँ पे उसने टू लगाया है, जबकि 57 सेंटेंस में टू तब जुड़ता है जब साथ में वर्ब दी गई हो। यस, जब साथ में दी गई हो वर्ब। दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड है आपका हियर। हियर के साथ में आप इस्तेमाल करते हैं या तो डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म का या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यस, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पे एंटरिंग होता तो एंटरिंग करेक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सी का ऑप्शन लगाना होगा। सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एंटर द बिल्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। चलिए ये पेज रुका। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर। ही गेव जॉब्स टू सेवरल अनएम्प्लॉयमेंट मैन इन अ रिमोट विलेज हु इज बैटलिंग पॉवर्टी। ही गेव जॉब। अब आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए ध्यान से, ही गेव जॉब टू सेवरल अनएम्प्लॉयमेंट मैन इन अ रिमोट विलेज हु इज बैटलिंग पॉवर्टी। यहाँ उसने इस्तेमाल करा हु का, ध्यान दीजिएगा। हु आपका एक व्यक्तिवाचक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको, और ये सिर्फ उनसे पहले आता है जब इनसे पहले कोई व्यक्तिवाचक प्रोनाउन खड़ा हो, नाउन खड़ा हो। यस, लेकिन कोई भी यहाँ पे पर्सन नहीं है इससे पीछे कोई भी पर्सन नहीं है, तो आप यहाँ पे हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विलेज के लिए हु का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे हु की जगह तो विच इस्तेमाल कीजिए या फिर दैट का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि सेंटेंस में हु वाले पार्ट में गलती है, यानी कि इसका डी पोर्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपको 59। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड दैट शी वुड शिफ्ट टू अ न्यू हाउस द फॉलोइंग ईयर। ये सेंटेंस पहले से बना हुआ आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको बनाना है इसका डायरेक्ट। देखिए गौर कीजिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर सेंटेंस में सी वुड, यानी कि आपको बनाना होगा विल। द फॉलोइंग ईयर का बन जाएगा आपका टुमोरो। क्या हो जाएगा? टुमोरो, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में विल है और द नेक्स्ट ईयर भी है या फिर टुमोरो भी है। सी में वुड लगाया और डी में हैड शिफ्ट, इसलिए ये भी बाहर। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका जंबल सेंटेंस। कह रहे हैं कि एक सेंटेंस में करेक्ट है, बाकी आपको वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। 60 सेंटेंस। कह रहा है कि केज डाइविंग इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कंट्रीज विद शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स। अब आगे देखिए नेक्स्ट पोर्सन। कह रहे हैं कि सम पीपल वेंट केज डाइविंग ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ मेक्सिकोज बाजा कैलिफोर्निया पेंसिल्वेनिया। द शार्क broke the rail and became trapped inside the cage with the diver. There a shark went for some bait and hit the cage. अब आपको देखना होगा यहाँ पे सेंटेंस का कौन सा करेक्ट ऑर्डर हो सकता है। एक चीज़ अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा देर यानी कि डी पोर्शन दिख रहा होगा आपको। देयर अ शार्क वेंट फॉर सम बेट एंड हिट द केज। फिर उसके बाद आप देखिए सी, द शार्क ब्रोक द रेल एंड बिकेम
ट्रैप्ड इनसाइड द केज विद द डाइवर। यानी कि डी सेंटेंस में जो शार्क आया है, सी सेंटेंस उसी से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये कन्फर्म हुआ कि डी और सी एक साथ आएंगे आपके, डी और सी एक साथ आएंगे। अब डी और सी कितनों में एक साथ है, पहले तो आप यही देख लीजिएगा। डी और सी आपका एक साथ है सिर्फ और सिर्फ सी में, और किसी सेंटेंस में डी और सी एक साथ नहीं है। तो आपको इसका आंसर लगाना होगा सी ऑप्शन, ए बी डी सी। इसके अलावा कोई ऑप्शन आप नहीं लगा सकते। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका मिस्टेक कॉमन डिपेंड है। ऑन अप्रैल 10, 1912 द टाइटैनिक लेफ्ट साउथहैम्पटन ऑन इट्स मेडन वॉयज टू न्यूयॉर्क। यहाँ बताना आपको किस पार्ट में इसकी मिस्टेक होगी। कह रहा है कि ऑन अप्रैल 10, 1912। देखिए पहले तो मैं आपको रूल बता दूँ। रूल क्या है, अगर डेट प्लस मंथ हो, डेट प्लस मंथ हो तो आप उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का। यहाँ यही हुआ, डेट प्लस मंथ है, ऑन 10 अप्रैल, यस हमने इससे पहले ऑन का इस्तेमाल करा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है सेंटेंस में कोई गलती, क्योंकि इन नहीं लगा सकते, बिटवीन नहीं लगा सकते, ड्यूरिंग नहीं लगा सकते। ये सेंटेंस मेरी रैम बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 62, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। वी हैड quite interesting talk on trekking at our cottage yesterday। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपका है क्वाइट। क्वाइट के साथ में हमें आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना होता है उससे आने वाले नाउन से पहले। क्वाइट एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग को देखते हुए आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा एन का। किसका, एन का। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक, यानी कि इसका ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको अंडरलाइन जो करा हुआ है उसका आपको मीनिंग बताना है। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि मुश्किल से कभी कभार, बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ का दिखाई देना। दे विजिट देयर विलेज वंस इन अ ब्लू मून। अब देखते हैं क्या है इसका मतलब, यानी कि रेयरली इसका हो जाना चाहिए। जी इसका आंसर हो जाएगा डी, बी वेरी रेयरली, और कोई इसका ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है करेक्ट। अब आपका नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि फर्स्ट एड मीन्स व्हाट इट सेज द एड और हेल्प दैट कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड डैश। जरूरत नहीं कैमरे की, यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ। कह रहा है कि फर्स्ट एड मतलब प्रथम प्राथमिक सहायता, मीन्स का मतलब है व्हाट इट सेज द एड और हेल्प दैट कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड डैश। इंजर्ड के साथ में यहाँ पे एक ऐसा वर्ड जो सबको फॉलो करता हुआ हो जाएगा, वो इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन, हालांकि मैन भी लगा सकते हैं। जब जनरल वे में आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन का मतलब भी सभी के लिए होता है। जैसे कि आपने सुना होगा मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो वो सभी के लिए लगता है, चाहे वो उसमें वुमन आ जाए, चाहे गर्ल बच्चा आ जाए, चाहे व्यक्ति आ जाए। तो आप यहाँ पे मैन भी लगा सकते हैं और पर्सन भी। यानी कि 64 क्वेश्चन में अगर मैं आपकी जगह होता तो ए या सी में से कोई भी इसका एक आंसर लगा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट पे। द फर्स्ट एड मीन्स what it says the aid or help that can be given to an injured person, as a man. First that is before any other help dash। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस ऊपर आया मीन्स, यानी कि एस या ई एस, तो आपको नीचे भी एस या ई एस वाली वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सी में अराइव्स, और आप किसी वर्ब का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। हालांकि सभी प्रेजेंट में हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको अराइव्स लगाना पड़ेगा। फॉल्स का वैसे यहाँ मीनिंग निकलेगा, दैट इज़ बिफोर एनी अदर हेल्प अराइव्स, उससे पहले कि जब तक कोई अन्य हेल्प उसको पहुँचे। नाउ डेज देयर इज यूजुअली अ टेलीफोन नॉट फार अवे डैश बिकॉज सो एंड सिंस। नाउ डेज आजकल देयर इज यूजुअली अ टेलीफोन नॉट फार अवे, सो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू, इसलिए जो पहला कार्य हमें करना चाहिए वो ये है, तो सो लगा सकते हैं। एंड और जो पहला कार्य हमें करना चाहिए, यानी कि इसका आंसर ए भी एंड भी हो सकता है, लेकिन सो ज़्यादा प्रॉपर है क्योंकि किसी उद्देश्य को दर्शा रहा है। देखिए नाउ डेज देयर इज यूजुअली अ टेलीफोन नॉट फार अवे, सो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इफ़ अ डैश फैटल सीरियस स्मॉल माइनर। देखिए एक्सीडेंट हुआ करते हैं हमेशा सीरियस, फैटल नहीं हुआ करते। इफ़ अ सीरियस एक्सीडेंट अक्योर्स में भी ऐसे ही आया, इसका मतलब आपने जो ऊपर अराइज लगाया था वो आपका गलत नहीं है। इस टेलीफोन फॉर डैश,
टेलीफोन करना चाहिए किसको, किसको टेलीफोन करेंगे अगर आपको दिख जाए कोई सीरियस एक्सीडेंट है? एम्बुलेंस को, पुलिस को, हेल्प को या नर्स को? तो आप फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस को। तो फ़ोन करेंगे एम्बुलेंस को, यानी कि आपका 68 में कन्फर्म हुआ कि एम्बुलेंस आएगा। टेलीफोन फॉर एन एम्बुलेंस। समटाइम क्विक एक्शन बाय अस में डैश लाइफ। कई बार तेज़ी से लिए गए एक्शन किसी की लाइफ को डैश कर सकते हैं, सेव बचा सकते हैं। रेस्क्यू बचाना, रेस्क्यू मतलब जैसे किसी बाढ़ वगैरह में, पानी वगैरह में फंसा हो कोई व्यक्ति, तो वहाँ से बचाना। किसी आग में फंसा हो, रूइन मतलब बर्बाद करना है, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, तो सेव यहाँ पर आएगा। टू मे सेव समवन्स लाइफ। पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम शुक डैश रिसीविंग एन इंजरी। बिफोर वैन 70 सेंटेंस है, आफ्टर और वाइल। पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम, अब यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है आपका। पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम शॉक, बिफोर, वैन, आफ्टर, वाइल। आफ्टर रिसीविंग एन इंजरी होने के बाद बड़ा तगड़ा झटका लगता है। समटाइम्स इवन वैन द डैश, हार्म, एक्सीडेंट, शॉक, इंजरी, इवन वैन द इंजरी इज ए स्मॉल वन, चाहे भले ही इंजरी छोटी भी हो। द फेस टर्न्स डैश। अब देखें यहाँ पे, अगर आप किसी के घर वालों को बताएं कि आपके बेटे का जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो एकदम घबरा तो जाएगा, चाहे भले छोटी हो या बड़ी एक्सीडेंट हो। अब देखें यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए। ब्लू, पहला वर्ड दिया गया है ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला पड़ जाना, यस। दूसरा है आपका वाइट। वाइट का मतलब घबरा जाना। रेड मतलब गुस्सा हो जाना। पिंक मतलब शर्मा जाना। अब आपको देखना है कि यहाँ पे किस से मतलब निकल रहा है आपका। देखिए वाइट का मतलब यहाँ पे डरने से है, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फेस टर्न्स वाइट एंड द स्किन बिकम डैम्प एंड कोल्ड। ठंडी पड़ जाती है, सेंटेंस खत्म, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू। तो यहाँ पे आएगा आपका सच पीपल। क्या देगा आपको यहाँ पे? सच पीपल शुड बी केप्ट वार्म, कवर दैम विद अ ब्लैंकेट एंड गिव विद दैम विद अ वार्म ड्रिंक। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 73 का सच। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 73 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लेट फॉर द इंटरव्यू। यहाँ सेंटेंस में उसने पहले ही हैड बीन लगाया है। क्या लगाया है सेंटेंस में? पहले से ही हैड बीन। आपको लगाना होगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हैड बीन में, यस। वॉज वर्ब को बदलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब वॉज वर्ब कितनों में है ये देखते हैं फटाफट से सेंटेंस में। यानी कि सेंटेंस में हो जाएगा ही सेड टू मी आई वॉज लेट फॉर द इंटरव्यू। वॉज यानी कि सेकंड फॉर्म, इसको बदल देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। बीन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बीन? देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म वॉज या वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। उसी वर्ब की हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो वॉज, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए प्लेड होता, क्या होता है यहाँ पे? प्लेड होता, तो क्या करते? हैड प्लेड, यानी कि उसी का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसी का ही थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। बी वॉज का ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना था। वॉज का थर्ड फॉर्म होता है आपका बीन, इसलिए उसने बीन लगाया। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, यस। चलते हैं 75 सेंटेंस पे। 75 सेंटेंस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको फिर से इसका बनाना है डायरेक्ट। माई ब्रदर एडवाइज मी टू गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू फादर। अब यहाँ पे एडवाइस लगाया उसने 75 सेंटेंस में। गो सेंटेंस जुड़ा है टू से, सेंटेंस टू से हट जाएगा। माई फादर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, तो पहला सेंटेंस बाहर आस्क की वजह से। बी, सी और डी बाहर, इसका ऑप्शन नहीं सिर्फ इसमें शामिल बी और सी। माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, गो एंड टेल योर प्रॉब्लम टू फादर, गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू फादर। बी या सी, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। देखिए योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट का माई हुआ होगा ऊपर सेंटेंस में, इसलिए माई का अब आपको फिर से करना होगा योर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म, आपको बताना है इसका इंडायरेक्ट। आई एम टायर्ड ही सेज एवरी इवनिंग। यहाँ पे सेंटेंस में उसने लगाया सेज। क्या लगाया? सेज। अब सेज अगर लगाया तो सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर इज एम आर है तो इज एम आर रहेगा, वॉज वर है तो वॉज वर रहेगा, हैज़ है तो हैज़ हैव रहेगा, हैड है तो हैड रहेगा, विल है तो विल रहेगा। सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। एवरी इवनिंग ही सेज दैट ही इज़ टायर्ड, यानी कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा। बिफोर
आई कुड राइड माई बाइक, आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर। यहाँ सेंटेंस का बनना है पैसिव। पैसिव बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा, आई कुड राइड लगाया आपने तो ये तो ठीक है हिस्सा। आपको अगले में दिया हैड टू रिपेयर, आप अच्छा होगा यहाँ पे टू रिपेयर वाले पार्ट को बनाए पैसिव, आप इसको बना दे पैसिव। टू बी रिपेयर्ड, टू बी रिपेयर्ड यानी कि इसका थर्ड फॉर्म बना दीजिए। जब भी सेंटेंस में टू वाला पार्ट हो तब उसी पार्ट को पैसिव बनाएंगे। बिफोर आई कुड राइड माई बाइक 77 सेंटेंस देखिएगा। द पंक्चर हैड टू बी रिपेयर्ड यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही 77 का ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे 78 पे। 78 है आपका वोकेबलरी बेस्ड। 78 है आपका वोकेबलरी बेस्ड और वोकेबलरी है आपका पहला वर्ड ब्रिस्क। क्या वर्ड आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज गति में। कैसा तेज गति में। आपको बताना है इसका एंटोनियम। क्या बताना है आपको इसका एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो। क्या हो जाएगा इसका आंसर स्लो। 78 का आंसर हो जाएगा आपका स्लो यानी कि मंद गति में। क्या हो जाएगा मंद गति में। चलते हैं 79 सेंटेंस पे। इसका बताना है पैसिव। दे कंसिडर दैट इंडिया होल्ड्स द की टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दे कंसिडर, कंसिडर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। क्या है कंसिडर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज एम आर ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा आपको यहाँ पे इज एम आर। पहली बात तो यही है। अब देखिए यहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड, इट इज़ कंसिडर्ड, इट इज बीइंग कंसिडर्ड, इट हैज़ बीन कंसिडर्ड यानी कि सी और डी रेस से बाहर हुए। अब बचते सिर्फ दो रेस में शामिल। इट इज़ कंसिडर्ड, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इंडिया, इंडिया। फिर से आपका कहा होल्ड, होल्ड ऐसे आई ऐसे आपको लगाना होगा इज एम आर। क्या लगाना होगा आपको इज एम आर में से कोई एक, लेकिन थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, एनजी फॉर्म नहीं आएगी इसलिए बी बाहर। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है ए। 79 का आँख में लगा दीजिए ए आंसर। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इंडिया होल्ड्स द की टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सेंटेंस नंबर 80 और 81 दोनों ही आपके वोकेबलरी बेस्ड हैं। फटाफट देखिए दोनों सेंटेंसेस को। कह रहे हैं कि सेंटेंस नंबर 80 देखिए पहले। पहला वर्ड है लाइजरली। लाइजरली का मतलब होता है आराम से। कैसे होता है आराम से यानी कि बहुत शानदार ज़िंदगी बिताना, बहुत शानदार ज़िंदगी बिताना यानी कि आराम तहत बिताना ज़िंदगी को। अब आपको देखना होगा इसका ऑप्शन कौन सा फिट बैठ सकता है। पहला ऑप्शन है आपका रिलैक्स्ड आराम। बताना आपको अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स। हर्डली तेज़ी में, मर्सीफुली दयावान क्यों मतलब बहुत तेज़ी में। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आप लगाएंगे पहला ही 80 का आंसर हो जाएगा आपका ए रिलैक्स। 81 देखिए क्या कह रहा है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस कोई व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध। एफिशिएंट काफ़ी, अननोन अनजान, प्रेजेंट खुशनुमा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही प्रोमिनेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है कि इस ब्रैकेट पार्ट में क्या मिस्टेक हो सकती है। यस कह रहा है कि यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय। व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ यानी कि तुम्हारी भी हार्ड लाइफ होगी। अब यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस को इसको बनाना होगा पास्ट, क्योंकि नेक्स्ट पोर्शन जो है वो पास्ट में ही है। किसमें वो नेक्स्ट पोर्शन पास्ट में है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन में लगाया उसने वर लिटिल बॉय। तो आपको इसे भी बनाना होगा पास्ट में। यू मस्ट हैव को अभी तक ये प्रेजेंट में है क्योंकि मॉडल वर्ब आई है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये आपका प्रेजेंट में है। आपको बनाना होगा इसे पास्ट में। किसी भी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस को अगर आपको पास्ट बनाना हो तो क्या करते हैं कि उसके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि आपने लगाया वुड हैव, तो ये पास्ट को शो कर रहा है। कुड हैव ये भी पास्ट को शो कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी यही करेंगे, मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैव की हैड, यानी कि ये भी पास्ट को शो करेगा आपका सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्ट हैव हैड यानी कि ए आंसर इसका हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर। डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर। डिड यू हियर व्हाट शी सैड, क्योंकि सेंटेंस में उसने व्हाट के बाद वाले पार्ट में व्हाट वाज सैड ये आपका पैसिव बनाया। इसको एक्टिव बनाने के लिए आपको लगानी होगी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि है सिर्फ और सिर्फ आपका 83 का ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ।
16-year-old रजनी, 16 साल की रजनी, मेड हर वे टू मीट हर टीममेट्स आफ्टर हर 3-0 विन ओवर रागिनी उपाध्याय ऑफ उत्तर प्रदेश इन द वुमेन 46 किलोग्राम फाइनल ऑफ द सेकंड जूनियर वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 16 साल की रजनी ने सबसे पहले मिलने गई अपने टीममेट से, जिसको उसने 3-0 से हराया 46 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में सेकंड जूनियर वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रही थी। आफ्टर एक्सेप्टिंग द कंग्रेचुलेटरी मैसेज, जब उसको कंग्रेचुलेशन के मैसेज मिल रहे थे, सी सून हेडेड टू द मिल्क बूथ, उसके तुरंत बाद वो गई मिल्क बूथ पे, कॉर्नर्स आउटसाइड द हॉल। शी गल्प डाउन अ ग्लास ऑफ मिल्क, वहाँ जाकर उसने एक गिलास पिया दूध का। देन सी केयरफुली रैप्ड हर मेडल इन अ क्लॉथ एंड पुट इट इन हर बैग, उसने वो मेडल लपेटा और अपने बैग में रखा। शी वांटेड टू मेक श्योर दैट द मेडल वॉज केयरफुली केप्ट टिल शी वॉज एबल टू प्रेजेंट इट टू हर फादर जसमेर सिंह, उसने इसलिए रखा जिससे कि वो अपने पापा तक इसको सही सलामत पहुँचा सके। रजनी नोज द डेली स्ट्रगल हर फादर गोज थ्रू टू एंश्योर दैट शी कैन बॉक्स, उसको पता है उसके पिता का संघर्ष, कैसे उसके पिताजी डेली उसके लिए संघर्ष करते थे। ही स्पेंड 12 hours अ डे सेलिंग लस्सी इन पानीपत फॉर ₹8 a गिलास, पानीपत में वो रोजाना 12 घंटे लस्सी बेचा करते थे, 8 रुपये का गिलास। द मेडल द गर्ल फ्रॉम बोना लकू नोस विल मेक हर फादर एक्सट्रीमली हैप्पी, उस लड़की को पता था जो बोना लकू से थी कि ये मेडल जो है उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। आई एम द थर्ड ऑफ 6 सिबलिंग, 6 भाई बहनों में मैं तीसरे नंबर पर हूँ। माई फादर स्टार्ट हिज डे इवन बिफोर आई वेक अप, मेरे उठने से पहले ही मेरे पिताजी अपना दिन स्टार्ट कर देते थे। ही कलेक्ट लस्सी फ्रॉम द विलेज होम्स, गांव जा कर के वो अपनी लस्सी इकट्ठी करते। एंड ट्रेवल्स फ्रॉम आवर विलेज इन बोना लकू टू पानीपत ऑन हिज बाइक टू सेल इट, और अपनी बाइक पे हमारे गांव से पानीपत जाते उसको बेचने के लिए। व्हेन आई शोड इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग, जब मैंने बॉक्सिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया, ही सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई ट्रेन अंडर कोच सुरेंद्र मलिक सर, सुरेंद्र मलिक सर से मैंने कोचिंग ली। आई वुड बॉक्स विद ओल्ड ग्लव्स, मैंने पुराने ग्लव से ही काम चलाया। एट टाइम्स देयर वॉज नॉट इनफ फूड फॉर 3 full meals, बट माई मदर वुड मेक सम घी फ्रॉम लेफ्ट ओवर कर्ड, रजनी से। एक समय ऐसा था जब हमारे पास 3 टाइम का खाने को नहीं था, लेकिन मेरी माँ फिर भी मेरे लिए घी बनाया करती थी बची हुई दही से। रजनी स्टार्टेड ट्रेनिंग अंडर कोच मलिक एट द फूल सिंह मेमोरियल बॉक्सिंग क्लब एट हर विलेज, अपने गांव के ही फूल सिंह बॉक्सिंग क्लब में उसने मलिक सर से कोचिंग ली। विद मोर देन 50 गर्ल्स ट्रेनिंग एट द विलेज, लगभग 50 लड़कियां वहाँ ट्रेनिंग लेती थी। रजनी हैड नो डर्थ ऑफ पार्टनर्स, यानी कि वहाँ पे पार्टनर्स की कोई कमी नहीं थी। लास्ट ईयर द यंगर बिकेम द नेशनल चैंपियन इन 46 किलोग्राम कैटेगरी इन द फर्स्ट BFI जूनियर नेशनलिस्ट इन देहरादून। अभी लास्ट ईयर उसकी छोटी बहन 46 किलोग्राम कैटेगरी में फर्स्ट जूनियर नेशनलिस्ट बनी देहरादून में। दिस ईयर द यंगस्टर, सबसे छोटे वाली, वन द गोल्ड मेडल इन द नेशंस जूनियर कप इन सर्बिया में जीत करके लाई। वेयर सी डिफीटेड रशियन, जहाँ पर उसने रशियन की एनेस्टेसिया को हराया। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम रजनी हैड ट्रेवल अब्रॉड, रजनी के लिए भी पहली बार था जब वो अब्रॉड घूम रही हो, विदेश घूम रही हो। फादर जसमेर सिंह रिकॉल्स हाउ नर्वस ही वॉज व्हेन रजनी ट्रेवल टू सर्बिया, फादर जसमेर सिंह को याद आ रहा है वो कितने घबराए हुए थे जब रजनी गई थी सर्बिया। एज फॉर रजनी, हर विश इज़ टू मीट 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियंस मैरी कॉम, अब रजनी की विश है कि वो 6 साल की विश्व विजेता मैरी कॉम से मिल सके। आई हैव ऑलवेज आइडोलाइज मैरी कॉम उनकी आइडोलाइज है दीदी, एंड शी इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर ऑल द बॉक्सर, और सभी बॉक्सर्स के लिए वो एक इंस्पायरेशन है। मे बी वन डे आई कैन विन अनदर गोल्ड मेडल एंड शी विल हैंड मी द गोल्ड मेडल, एक दिन मैं भी गोल्ड मेडल जीतूँ और वो मुझे गोल्ड मेडल दें। दैट डे विल बी द लाइक विनिंग इन ओलंपिक फॉर मी, रजनी सेड, रजनी ने कहा वो दिन मेरे लिए ऐसा हो जैसे मैं कोई ओलंपिक जीत के आई। वट इज़ रजनी अल्टीमेट विश, सबसे अल्टीमेट विश क्या थी इसकी? शी वांट्स मैरी कॉम टू अवार्ड हर द गोल्ड मेडल, वो चाहती थी कि मैरी कॉम उसको अवार्ड दे। आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल इन चंडीगढ़, व्हाट डिड रजनी डू फर्स्ट, सबसे पहले क्या करता? सबसे पहले अपने जाकर टीममेट से मिली, उसके बाद वो गई दूर की कॉर्नर पे 85। सी एक्सेप्टेड द कंग्रेचुलेटरी मैसेज, सी वेंट टू मीट हर टीममेट्स, सी वेंट टू द मिल्क बोथ, पहले वो बी में फिर सी पे, यानी किसका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी। एट विच प्लेस डिड रजनी गेट हर कोचिंग इन बॉक्सिंग,
कहाँ से ली थी उसने कोचिंग ली थी उसने गांव से ही, 52 लाखों से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द पॉवर्टी ऑफ रजनीज फैमिली। इनमें से कौन सी लाइन उसकी पॉवर्टी को नहीं दर्शा रही है। समटाइम द फैमिली डिडंट हैव फुल 3 मील्स, 3 टाइम का भोजन न मिल पाना पॉवर्टी है। सी ट्रेंड यूजिंग ओल्ड ग्लव्स, पुराने ग्लव से काम चलाया पॉवर्टी है। हिज फादर सेल्स लस्सी ऑन हिज बाइक, पॉवर्टी से कर रहा है। हिज फादर स्टार्ट हिज डे अर्ली, उसके पिताजी सुबह जल्दी उठ जाते थे, इसमें कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई भी जल्दी उठ सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। विच प्लेस डज रजनी बिलोंग टू, वो बिलोंग करती थी 52 लाखों से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट फिर से पैसेज है आपका 88, 89 से 93। राजेंद्रन बिलोंग्स टू द इरुला ट्राइब, इरुला ट्राइब से राजेंद्र बिलोंग करता था। वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हु लिव अलोन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो अकेले रहा करते थे नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु में। दे आर नोन फॉर देयर एंशियंट इंटीमेट नॉलेज ऑफ स्नेक्स, उनको जाना जाता था अपनी पुरानी नॉलेज के बारे में सांपों को लेकर के। एंड देयर स्किल फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट बट नियरली इनविजिबल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, और उनके स्किल्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, इनविजिबल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। मैनी पीपल आर स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, काफ़ी लोग सांपों से डरते थे। राजेंद्र सैड बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द स्नेक इज द ओनली इंटरेस्टेड इन सर्वाइवल। इफ़ वी मूव इन एगिटेशन द स्नेक प्रिजर्व अ थ्रेट, अगर हम लोग घबरा के आगे बढ़ेंगे तो स्नेक्स हम पे आक्रमण करेगा, डर जाएगा और हावी हो जाएगा, सॉरी। एंड कैन स्ट्राइक इफ़ वी स्टैंड स्टिल, हाउएवर इट विल ऑफन स्लाइटर अवे, अगर हम वहाँ पे खड़े रहें तो वहाँ से रेंगता हुआ निकल जाएगा। बीवर एट द ऑफिस ऑफ द इरुला स्नेक्स कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वॉज फॉर्म्ड इन 1978, हम लोग थे ऑफिस में इरुला स्नेक्स कैचर्स के, जो कि बना था आपका 1978 में। इन वन डे स्मेली टू कैप्चर स्नेक्स एंड एक्सट्रैक्ट देयर वेनोम, जहाँ पर सांप को पकड़ना और उनका विष निकालना होता था। नियरली 50,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट्स ईच ईयर इन द कंट्री, लगभग 50,000 लोग हर साल सांप के काटने से मर जाते हैं अपने देश में। एंड द ओनली रिलायबल ट्रीटमेंट इज द प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम, और जो इसका एक रिलायबल ट्रीटमेंट है वो है उस विष का एंटी विष, समझते ना, एंटीवायरस जैसे कंप्यूटर में डलता है वायरस का, डलता वायरस ही है लेकिन वो एंटीवायरस होता है, उसका एंटीडोट किसी चीज़ को। जैसे कि इसने कहा ना कि डायमंड का डायमंड, हवा को काटती है, आग को काटता है, लोहा को काटता है, इस तरह से ही 6 कंपनीज अक्रॉस इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 1.5 मिलियन वेल्स ऑफ एंटी वेनम एनुअली एंड मोस्ट ऑफ इट डिराइव्ड फ्रॉम वेनम एक्सट्रैक्टेड बाय द इरूज। 6 कंपनीज पूरे इंडिया में 1.5 मिलियन सीसी, वाइज मतलब सीसी बेचती हैं एंटी वेनम की हर साल, और जो सबसे ज़्यादा विष निकलता है वो निकलता है इरूल से। कहाँ से? इरूल से। राजेंद्रन शोड अस अ sunken सैंड पिट एनक्लोज बाय अ लो ब्रिक वॉल, राजेंद्र ने हमें दिखाया एक सैंड पिट चारों तरफ से ढकी हुई ब्रिक से। अ हाई थैच्ड रूफ प्रोटेक्टेड द स्पेस फ्रॉम द सन, और एक ऊपर एक थैच्ड रूफ बनाई गई थी उसके ऊपर बांस की, सन से बचने के लिए। एंड अ स्मॉल रेस प्लेटफॉर्म इन द सेंटर ऑफ द पिट हैड अ सिंपल ब्लैक बोर्ड विद डिटेल्स ऑफ द स्नेक बीइंग हेल्ड इन द फैसिलिटी, और बीचम बीच एक बना हुआ था प्लेटफॉर्म जिस पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर सांपों के बारे में लिखा हुआ था। दिस वॉज द वेनम एक्सट्रैक्शन साइट, यहाँ ये वो जगह थी जहाँ पे सांपों का जहर निकलता था। वी आर नॉट होल्डिंग टू मैनी स्नेक्स राइट नाउ, अब तक हम लोगों ने जो है बहुत अधिक स्नेक नहीं पकड़े हैं। ही सैड पॉइंटिंग टू द न्यूमरस रोज ऑफ एम्प्टी क्ले पोट्स, जब उसने हमें बहुत सारे खाली पोट दिखाए। नीटली अरेंज आउटसाइड द थैच स्ट्रक्चर, ईच पोट विल बी हाफ फिल्ड विद सैंड बिफोर housing 2 snakes each, and the mouth of the pot will be carefully sealed with porous cotton cloth so that the snake can't leave the pot, but there is still enough air। तो सभी पोट को जो है ढक दिया जाता था कॉटन से, इतना जितना कि सांप बाहर बाहर निकल सके और हवा भी ले सके। द कोऑपरेटिव हैज ऑफिशियल लाइसेंस टू होल्ड अबाउट 800 स्नेक एट ए टाइम, कोऑपरेटिव की तरफ से हमें लाइसेंस मिला हुआ था 800 सांप को एक बार में रखने का। वी कीप एवरी स्नेक फॉर 21 डेज, हम लोग सांप को रखते हैं 21 दिन। एंड एक्सट्रैक्ट वेनम 4 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय के दौरान हम लोग 4 बार उसका जहर निकालते हैं। राजेंद्रन सैड
द स्नेक्स आर देन रिलीज इनटू द वाइल्ड, फिर उसको जंगलों में छोड़ जाता है। स्मॉल मार्क ऑन देयर बेली स्केल्स प्रिवेंट द सेम स्नेक फ्रॉम बीइंग कट, और उसके ऊपर एक छोटा सा मार्क बना दिया जाता है। रिपीटली द मार्क गोज अवे आफ्टर अ फ्यू मोल्टिंग। राइंदर कॉन्फिडेंस इज हैंडलिंग snakes and his deep understanding of this creature are derived from a childhood spent in the forest and scrubbed of the region। ये जो नॉलेज उसके अंदर बचपन से आई थी। बिफोर ही टर्न 10 ही हैड सीन 100 ऑफ स्नेक बीइंग कैप्चर्ड। 10 साल का जब तक वो हुआ तब तक वो काफ़ी सारे सांप देख चुका था। द इरूस यूजुअली वर्क इन साइलेंस इवन when they go into the forest with other, they instantly know the significance of faint sign on the ground to either follow clues or dismiss them. However, they often find it hard to articulate the details of their understanding even to people who study reptiles. What is the best way to save yourself when a snake is near to you? क्या तरीका सबसे बढ़िया? आप वहाँ पर खड़े हो जाइए, बस हिले मत, स्टैंड स्टिल। After the venom has been fully extracted from a snake, what happens to the snakes? क्या होता है फिर स्नेक के साथ में? उसको छोड़ दिया जाता है। It is released in the forest, उसको जंगलों में फिर से छोड़ दिया जाता है। How did Rajendra learn snake catching? कैसे सीखी उसने? He learned it instantly from his childhood spent the wild, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। The main theme of passage is, main theme क्या है? To inform about the Irula tribe and their specialization in snake catching। yes, इरूलर ट्राइब के बारे में लोगों को बताना और वो किस तरह सांप पकड़ते हैं ये बताना इसकी मेन थीम थी। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पैसेज के अनुसार? नियरली 50,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक, बिल्कुल ठीक है। इरूलास स्किल्स फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ये भी ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम इज़ नॉट ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, जो एंटी वेनम है वो केवल एकमात्र सोल्यूशन नहीं है सांप को काटने का, यही रोंग है ये, क्योंकि ये एक सोल्यूशन है सांप जब काटने तो उससे बचने का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 94 से, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में मिस्टेक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। 94 सेंटेंस देखिए सेंटेंस को ध्यान से। द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड, सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड। द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे, देखिए ब्रिज अपना आप तो रिपेयर्ड होने से रहा, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें आप। यस, ब्रिज को रिपेयर किया जाएगा। और जब नॉन लिविंग से सेंटेंस हो आपका स्टार्ट, कभी भी कोई सेंटेंस अगर नॉन लिविंग से स्टार्ट हो तो वो सेंटेंस बनता है हमेशा आपका पैसिव। क्या बनता है सेंटेंस आपका? हमेशा पैसिव। यानी कि यहाँ पर आया आपका सेकेंड फॉर्म, आपको इसे बनाना होगा सेकेंड फॉर्म को वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे यानी कि रिपेयर्ड वाला पोर्शन गलत है, फिलहाल सी पार्ट में इसके एरर है। नेक्स्ट है आपका 95, आपको बताना है सिनोनियम्स। वर्ड आपका कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, शुरू करना। ट्राई, कलेक्ट, प्रेज या स्टार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्टार्ट। ट्राई मतलब कोशिश, कलेक्ट मतलब इकट्ठा, प्रेज मतलब प्रशंसा। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका यही है, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। वी ओपन वेंट फॉर बोटिंग वैन वी लिव इन नैनीताल। अब अगर आप गौर करें तो वैन से पहले वाला सेंटेंस उसने बनाया आपका पास्ट में, वैन से पहले लगाया सेकेंड फॉर्म, वी ओपन वेंट फॉर बोटिंग। यस, अब वैन इसके बाद की लगाया उसने एनजी फॉर्म, वैन वी लिव इन नैनीताल, जब हम नैनीताल में रहते थे। तो यहाँ पे आपको लीव की जगह करना होगा लीव्ड, बस सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। यस, ज़्यादा बेस्ट तरीका यही रहेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 97, आई सॉ द बस टू क्रश इन द लैम्प पोस्ट। आई सॉ द ब्रस्ट कर रहा हूँ बस। अब यहाँ पे फिर से आपका है सॉ, ये एक रूल कल भी आया था आपका। सो यानी कि सी के साथ अगर दूसरी वर्ब आए तो या तो आती है वो फोर्थ फॉर्म में यानी कि एनजी फॉर्म में, या आती है वो फर्स्ट फॉर्म में। किस में आती है? फर्स्ट फॉर्म में। सी के साथ अगर दूसरी वर्ब आ रही है या तो वो आएगी एनजी फॉर्म में या आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में। ऑप्शन में अगर हम लोग गौर करें तो हमारे पास फॉर बोटिंग, ये सेंटेंस जी नहीं, सेंटेंस नीचे था विल क्रैश, विल क्रैशिंग, क्रैश और नो इम्प्रूवमेंट। तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे राय में इसका आंसर लगाना आपके लिए। ये तो लेकिन विल नहीं, विल की तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। आई सॉ द बस, क्रैशिंग से ही काम जाना चाहिए था खाली, और तो कुछ जरूरत नहीं यहाँ पे।
खाली क्रैश फ्री रहेगा यहाँ पे, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। फर्स्ट फॉर्म सिर्फ सी में ही है। 98 देखिए, हिज पेरेंट्स आर डैश टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। यहाँ पे टू की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे अपोज्ड। क्या लगाएंगे यहाँ पे? अपोज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका APPOSED, अपोज टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। हिज पेरेंट्स आर अपोज टू हिज प्लान। अपोज टू कौन होता है? विरोधी होना। क्या होना? विरोधी होना। तो उसके पेरेंट्स जो हैं विरोधी हैं उसके इस प्लान से कि वो म्यूजिशियन बने। क्या बने? वो म्यूजिशियन बने। और भी यहाँ पे कॉन्ट्ररी टू का मतलब होता है विपरीत होना। उसके बाद अगला है कॉन्स्टेटेड टू से भिन्न होना, और रेसिस्टेड टू मतलब विरोध करना। 99 by working from home she is able to work as well as look after the house. This way she has the best of both the world. Yes, यहाँ पर आपको बताना है idiom का मीनिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, यानी कि दो भिन्न स्थितियों में एक ही समय में आनंद लेना। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड का मतलब यहाँ भी और वहाँ भी, यानी कि मरने के बाद भी दोनों जगह आनंद लेना, ज़िंदगी को बिल्कुल तसल्ली से जीना। सो इंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज़ टुगेदर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका 100 आपका वोकेबलरी बेस्ड है, सिर्फ लास्ट सेंटेंस है आज का। एसर्ट, किसी बात पर जोर देना या दावा करना। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स जोड़ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एम्फेसाइज है। डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी का ही मीनिंग है जोड़ देना, और किसी का मीनिंग यहाँ पे जोड़ देना नहीं है। यस, तो ये था आपका आज का सेट, एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 54 to 100 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 47 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। लगभग नहीं, एक्यूरेट 47 क्वेश्चन इसके अंदर। अब मिलते हैं आपसे सामने एसएससी स्टेनोग्राफर के ही नेक्स्ट सेट के साथ में, सेट नंबर 4 का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे शाम में। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर।